Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And in today's video, we're gonna teach you electric charges Coulomb's law. That is the first part of electrostatics. Okay, तो ये जो सीरीज होगी इसमें हम पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करेंगे, जिसको कि हमने पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको रिवाइज करने में टॉपिक वाइज आसानी हो। कि मान लो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगर डाउट है तो यू कैन कम टू दिस चैनल एंड यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर टॉपिक का टाइम सेगमेंट एंड यू विल गेट अ क्लैरिटी ऑफ इट। ओके, सो दैट इज माई मोटिव बिहाइंड इट। नहीं तो मैं चाहता तो एक बार में 3 घंटे 4 घंटे का लेक्चर लेकर इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म कर देता, बट उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज दैट आई विल डिवाइड द टाइम सेगमेंट्स। मैं ऐसे दो दो तीन तीन टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट्स के हर वीडियो में कवर करूंगा। पार्ट 1 में अभी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्स लॉ कवर करेंगे। पार्ट 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस तरीके से कैपेसिटर्स, देन गॉसेस लॉ, ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। विल स्टार्ट द वीडियो नाउ, विल स्टार्ट द टीचिंग। ओके, या गाइस, सो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहले तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड्स को कंटेन करता है। एक है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है स्टैटिक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है कैसे प्रोड्यूस होती है, हमने 10th में पढ़ा है, चार्जेस से। तो ऐसे चार्जेस जो बिना मूव किए हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, या वैसी इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैटिक हो बाय नेचर, तो उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या उसको इन शॉर्ट अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सबसे पहला सब टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक मैटर में क्या होता है, एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम्स में क्या होता है, बहुत सारे स्मॉल रिलेटिवली मैसिव न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, एक एटम होता है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना होता है? व्हाट इज द मास ऑफ द प्रोटॉन? प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10 to the power - 27 किलोग्राम। ठीक है, वाइल न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली बड़ा होता है, 1.675 होता है। ठीक है, 1.675 इंटू 10 to the power - 27 किलोग्राम। ठीक है, और इस न्यूक्लियस को जो सराउंड करता है, एक क्लाउड सराउंड करता है, डिफ्यूज क्लाउड ऑफ ऑर्बिटिंग पार्टिकल्स। ठीक है, दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इनका मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10 to the power - 31 kg। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन की हमने बात क्यों की? क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिनेशन हुआ। कि सबसे पहले एटम की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें एटम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को समझना है तो हमें एटम के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो एटम के स्ट्रक्चर में क्या क्या है? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसका मास इतना इतना है, और उस न्यूक्लियस को जो सराउंड कर रहा है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसका मास इतना है। ठीक है, अब देखो, मास के जैसा इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और अभी तक आज के डेट में चार्ज को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, और ये डिवीजन किसने दिया था? सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, और ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने चार्ज को दो टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है, पहला था पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है? प्रोटॉन में होता है, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल बाय नेचर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि the magnitude of charge on
प्रोटॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रोटॉन में प्लस ई चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस ई चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन में प्लस ई चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस ई चार्ज होता है। ठीक है, अब जो ऐसा यूनिट होता है चार्ज का वो क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज नथिंग बट कूलम्ब। ठीक है, इसको अपन कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ये क्या हो गई? बेसिक डेफिनेशन। अब अपन क्या करेंगे ना, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जिसको कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जेई में, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। थ्योरेटिकल कहीं ना कहीं पे इसका थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अच्छे से नहीं समझते हो तो आप समझ ही नहीं पाओगे फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही फेमस है, वी नो दैट लाइक चार्जेस repels each other and unlike charges attracts each other. Sorry guys, there are some problem. Yeah, attracts each other. ठीक है, ये पहली चीज। तो लाइक चार्जेस क्या क्या हो गए? जैसे मान लो प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन के सामने हमने एक और प्रोटॉन रख दिया तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट उसी केस में अगर हमने सेकंड केस में प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को रख दिया तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये क्यों होता है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, ये आप आगे जाकर हायर एजुकेशन में पढ़ोगे। बट अभी बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि दो लाइक चार्जेस या फिर अगर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन भी रख दे तो भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ठीक है, यहां तक चीजें अपने को बिल्कुल ही क्लियर है। सेकंड फंडा क्या आता है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई सो? बिकॉज इट डज नॉट हैव any direction. Charge only have significance of magnitude in it. ठीक है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, थर्ड आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब ये क्या बोलता है कि जो चार्ज का क्वांटम है ई, ठीक है, जो चार्ज का क्वांटम है ई, वो अगर किसी और बॉडी पे भी ट्रांसफर होता है, मान लो किसी एक बॉडी पर, बॉडी ए पर प्लस ई चार्ज है। ठीक है, तो अगर ये चार्ज बॉडी ए से बॉडी बी पर जाता है तो जो बॉडी बी पर चार्ज बनेगा नया, वो कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू होगा ई का। ठीक है, मतलब समझे? क्योंकि मान लो मेरे में 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो अगर मेरे से आप में कोई चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो 2 कूलम 2 कूलम का ही कोई इंटीग्रल वैल्यू होगा जो आप पर जाएगा। ठीक है, जो आपकी टोटल चार्ज बनेगी। ठीक है, तो यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये दिया गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। दैट मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में किसी बॉडी पे नहीं जाएगा। जैसे 1.5 ई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। फिर मान लो 0.53 ई मैंने अगर बोला, ऑल्सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। चार्ज के केस में चार्ज शुड बी क्वांटाइज, इट शुड बी एन इंटीजर। शॉर्ट फॉर्म में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? दैट चार्ज शुड बी एन इंटीजर। ओके, अब देखो कुछ और भी चीजें होती हैं, कुछ स्पेशल चीजें जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। इसको मैं नोट में लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, चार्ज, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास। चार्ज, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास, सब क्वांटाइज्ड होते हैं।
ठीक है। एनर्जी की क्वांटम क्या होती है, एच न्यू, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम की क्या होती है, एच बाई 2 पाई, ठीक है। एनर्जी की क्वांटम होती है एच न्यू, और एंगुलर मोमेंटम की क्वांटम होती है एच बाई 2 पाई। चार्ज की क्वांटम क्या होती है, चार्ज की क्वांटम होती है क्यू इज इक्वल टू एन ई प्लस माइनस एन ई। बट अब यहां पर एक चीज जो है ना सोचने वाली बात, वो है मास। मास की जो क्वांटम होती है, इट इज अननोन टिल डेट। वी डोंट नो द क्वांटम ऑफ मास टिल डेट। समझ रहे हो, इतना पता है कि मास इंटीजर ही होता है, अगर वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो तो इंटीग्रल वैल्यूज में ही ट्रांसफर होता है। बट एग्जैक्ट क्वांटम में कितने क्वांटम में होता है, वी डोंट नो टिल नाउ, ठीक है। इट इज समथिंग विच इज टू बी डिस्कवर्ड अभी तक, ठीक है। अब देखो, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक और खासियत, ये तो पहला नोट हो गया। दूसरा, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है क्वार्क्स का, ठीक है। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, आर कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंटिटी नोन एज क्वार्क्स, जिसमें कितना चार्ज होता है, +-1/3 ई, ठीक है, एंड +-2/3 ई। चार्ज क्वार्क्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, एक चीज याद रखना, क्वार्क्स जो होते हैं दे ऑलवेज रिमेन इन पेयर्स, ओके, दे ऑलवेज रिमेन इन पेयर्स। कभी भी आइसोलेटेड क्वार्क ऑब्जर्व नहीं करा गया है, ओके। लेकिन अब एक चीज यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहां पर तो चार्ज के फ्रैक्शन में, चार्ज तो फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका क्लियर सा मतलब है कि आपको अगर यहाँ पे लग रहा है क्वांटाइजेशन यहाँ पर ये हो रही है, अबॉलिश हो रही है, तो नहीं, 1/3 ई, ठीक है, और 2/3 अगर इसको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये 3/3 ई, तो क्या बचा, ई के ही बराबर बचा ना, ठीक है। तो दो, क्योंकि मैंने बोला कि क्वार्क्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो 1/3 ई एग्जिस्ट नहीं करेगा, पेयर एग्जिस्ट करेगा, किसका किसका, 1/3 ई का, 2/3 ई का। तो आपस में नलीफाई होकर क्या बनाएंगे, ई ही बनाएंगे, तो क्वांटम ऑफ चार्ज अभी भी क्या रह गया, ई ही रह गया, ठीक है। ओके, नाउ कम्स, अभी हमने कितने प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, ठीक है, बीच में तो नोट आ गया था। अब आता है चौथा प्रॉपर्टी। देखो, किसी भी प्रोसेस में जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कांस्टेंट होता है या कंजर्व्ड होता है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम्स रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेयर प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन, पेयर एनहाइलिएशन, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहाइलिएशन, ठीक है। अब देखो, पांचवी प्रॉपर्टी, और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अ चार्ज पार्टिकल इन एन अनएक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर अनएक्सेलरेटेड है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो वो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही,
विथ रेडिएटिंग एनर्जी एज वेल, साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होंगी, यहां तक तो चीजें बिल्कुल ही फंडा क्लियर होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरे चीजों के बारे में। अब अपन बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, चलो, तो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने के लिए सब्सटेंसेस को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, किसमें किसमें? कंडक्टर्स में और इंसुलेटर में। कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, वेयर एज इंसुलेटर में दे आर टाइटली बाउंड टू देयर रिस्पेक्टिव एटम्स, टू देयर रिस्पेक्टिव शेल्स, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हर एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक शेल होता है, तो अपने शेल में अपने एटम के साथ इतने ज्यादा बाउंडेड रहते हैं हेवली या स्ट्रांगली कि वो मूव नहीं कर पाते इन केस ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, तो अनचार्ज बॉडी में क्या होता है कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कंडक्टर्स का डेफिनेशन क्या है? कंडक्टर्स का डेफिनेशन है दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, इंसुलेटर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस आर बाउंडेड strongly with atoms and hence cannot move freely। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है कंडक्टर्स का? मेटल्स, ह्यूमन बॉडी भी होती है एग्जाम्पल, वी आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए अगर आप किसी लाइव वायर को छूते हो तो आपको करंट लगता है। ठीक है, अर्थ ऑल्सो इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर क्या क्या हो गए? ग्लास हो गया, हार्ड रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, दे ऑल आर इंसुलेटर्स। ठीक है, मेटल्स में जो फ्री चार्जेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, एक अलग तरीके की भी एक कैटेगरी है, एक अलग तरीके की भी कैटेगरी है, उसको कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। आई होप आप लोगों ने इसका नाम तो डेफिनेटली सुना ही होगा। सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो कंडक्शन प्रॉपर्टीज होती है उस सब्सटेंस की, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच बीच की कहीं की होती है। मतलब कंडक्टर का रेंज जो है कंडक्ट करने की इलेक्ट्रिसिटी, और इंसुलेटर का जो रेंज है कंडक्ट करने की इलेक्ट्रिसिटी, उसके बीच में कहीं पे लाई करता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर का रेंज, कंडक्शन रेंज। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन हो गया, कंडक्शन रेंज lies between insulators and conductors. Silicon and germanium chip, silicon and germanium chips are the example। ठीक है, अब देखो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि चार्ज कैसे कैसे होती है बॉडी। ठीक है, तो मैं इसको बस आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ ऐसे मुंह जबानी कि कैसे होती है चार्ज बॉडी। ठीक है, क्योंकि ये सब आपके एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छे से मिल ही जाता है ना। हाँ, तो पहला तरीका जो होता है किसी बॉडी को चार्ज करने का, वो होता है चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, रब करके यानी घिस के, घिस के। ठीक है, जैसे मान लो कभी किसी ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क क्लॉथ से घिसते हो ना, रब करते हो ना, तो ग्लास रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है अपने किसको? सिल्क क्लॉथ को। ठीक है, तो सिल्क क्लॉथ क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका नेट चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
दूसरे तरह का इसका एक और एग्जांपल है कि अगर हम अपने हमारा बाल अगर ड्राई है, उसमें अगर हम कंघी ऐसे कैसे घिसते हैं, उसके बाद उसको किसी पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो कंघी भी चार्ज हो जाती है, तभी तो वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। सेकेंड क्या होता है, चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। अब चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है? चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट का मतलब है कि मान लो कोई एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है, किसी मेटल ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, मान लो कोई स्फेरिकल मेटल ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई नेगेटिवली चार्ज रॉड रखा हुआ है। तो कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है मान लो रॉड से स्फेयर में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल स्फेयर में ट्रांसफर हुआ, तो अब वो मेटल स्फेयर में फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, तो अब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि मेटल स्फेयर में ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन्स थे, ऊपर से रॉड के भी इलेक्ट्रॉन्स गए, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे। ठीक है, और इससे वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट इसको भी कहते हैं। अब मान लो अगर रॉड को हमने हटा दिया, तो स्फेयर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इस सरफेस। तो इस तरीके से वी एक्ट ऑन चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे और भी हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन भी है। ठीक है, तो उसको तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हो। सो ये सारी चीजें हैं मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग। ठीक है, अब आते हैं अपन, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज आप लोग इसको एनसीईआरटी में भी समझ सकते हो, देयर इज नो इश्यूज। अब आते हैं अपन कूलम्स लॉ पे। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। ठीक है, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। इन्होंने 1785 में, ठीक है, कूलम्स लॉ दिया था 1785 में। ही हैज फॉर्मुलेटेड दिस लॉ, जिसमें उन्होंने बताया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरैक्ट कैसे करता है। ठीक है, उन्होंने एक टॉर्शन बैलेंस यूज किया था। ठीक है, टॉर्शन बैलेंस जो आपने 11th में पढ़ा है, टॉर्शन बैलेंस यूज किया था। कुलम ने देखा कि कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज स्फेयर के बीच लग रही है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो चार्ज स्फेयर था, उनको उनका जो रेडियस था चार्ज स्फेयर का, वो उन दो स्फेयर के बीच के डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा था। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्टेंस इतना ज्यादा था दो छोटे से चार्ज स्फेयर में कि दोनों चार्ज स्फेयर को हम पॉइंट चार्ज की तरह, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रिजल्ट आया उसको उन्होंने कुलम्स लॉ बोला। तो रिजल्ट उन्होंने क्या बताया कि जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स का, जो कि मान लो जो स्फेयर वन था उस पर Q1 चार्ज थी, वो एग्जर्ट कर रहा था Q2 चार्ज पे, जो कि अनदर स्फेयर में था, जो कि दोनों आर डिस्टेंस पे जब मौजूद हैं, वो है एफ ई, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि मॉड में क्यों लिया, चार्ज इज, चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है हमें उससे लेना देना है, चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे लेना देना नहीं है, इसीलिए हमने इसको मॉड्यूलस में लिया है। ठीक है, के की कुछ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, के क्या हो गया, इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो के की कुछ वैल्यूज होती हैं, वो जाएगा 8.988 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू जो है के का इज नोन टू सच अ लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये बहुत क्लोज है लाइट के स्पीड के इन वैक्यूम। ध्यान से समझना, ये सारी बातें बताते नहीं बहुत सारे लोग कि के की वैल्यू की हम डिजिट डेसिमल के बाद की इतनी सारी डिजिट्स जानते हैं कि ऑलमोस्ट उसको हम इक्वल मानते हैं टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो प्रिसाइजली अगर सी के टर्म में के को हम डिनोट करें, यानी के का सी के साथ अगर रिलेशन निकालें, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो वो होता है के इज इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। के को यूजुअली जो है 1/4πε0 लिखा जाता है। ठीक है, 1/4πε0, जो कि एक अनदर कांस्टेंट है। ठीक है,
इसकी वजह से क्या हुआ था ना कि जो जब ये k इज इक्वल टू 1/4πε0 हमने करा, तो जो प्रॉब्लम था, ठीक है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गई प्रॉब्लम की इंटेंसिटी, जिसको कि हम एक्चुअली में सिंप्लीफाई करेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन था ऊपर वाला, उसको क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब 1/4πε0 की वैल्यू क्या हो गई, यहां से ये, ठीक है। तो अगर अपन c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, गिव मी अ मिनट, तो अगर अपन c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 8.854, keeps on minimizing, yeah, 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये आपका फॉर्मूला है, ये मैंने क्या कर दिया, ये कैसा हाइलाइटर है भाई, छोड़ो हटाओ। हाँ, तो आप लोग को चीजें समझ आ गई होंगी कैसे है क्या है, ठीक है। ओके, अब कूलम्स लॉ को लेकर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। देयर आर सम प्रॉपर्टीज, सम पॉइंट्स ऑफ कूलम्स लॉ व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, कूलम्स लॉ ने क्या बताया, दो पॉइंट चार्ज के बीच में इंटरेक्शन बताया, ठीक है। और जब दो चार्जेस एक साथ फोर्स लगाते हैं तीसरे चार्जेस पे, मान लो सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज, ठीक है। कूलम लॉ ने अभी तक हमें क्या बताया, दो चार्जेस की सिस्टम का ही बताया। मान लो अगर कोई तीसरा चार्ज आ गया और ये जो दो चार्जेस पहले से थे वो एक साथ उस तीसरे चार्ज पर फोर्स लगाने लग गए, तो जो टोटल फोर्स लगेगा उस चार्ज पे वो वेक्टर सम होगा उन सारे दोनों चार्जेस के इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल इफेक्ट का, ठीक है। इसका मतलब समझ आया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या बोलता है कि if there are multiple charges in a system, then the total effect of electric force on a particular charge due to its surrounding charge will be equal to the sum of the individual forces acting on this sum of the individual forces acting on that charge by the individual charges surrounding them, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक चार्ज है Q3, ये है Q2 और यहाँ पर है Q1, तो Q1 का भी कुछ इफेक्ट इस पे पड़ेगा, Q2 का भी कुछ इफेक्ट इस पे पड़ेगा, तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा Q3 पे वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 के बराबर, ठीक है। सॉरी, दिस आर नॉट वेक्टर्स। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कूलम्स लॉ, कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो एन एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ वो फॉलो करता है, दैट इज टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक forces are ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है कॉन्जर्वेटिव होता है नेचर में, क्या होता है कॉन्जर्वेटिव, कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है ये अपन आगे पढ़ेंगे, अभी बस याद रखो, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कॉन्जर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। तो अब देखो, अपन कूलम्स लॉ को मान लो, अभी तक तो हमने जो बताया वो हमने बताया वैक्यूम में दो चार्जेस अगर रखे हुए हैं तो हमने अज्यूम किया था कि वैक्यूम है। अब मान लो कोई मीडियम आ जाए, ठीक है, मान लो कोई मीडियम आ जाए, तब एफ ई डैश का फॉर्मूला हो जाता है एफ ई अपॉन के, ठीक है। फिर जो के होता है वो होता है उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2/R², ठीक है। तो ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। इन केस इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ
medium with dielectric constant as k। ठीक है, यहां पर एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट k के बराबर है। ये जो एप्सिलॉन है, ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन नॉट k के बराबर है, जिसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जो मीडियम कितना परमिट कर रहा है उसका कांस्टेंट, फोर्स को ट्रैवल करने के लिए, इफेक्ट को ट्रैवल करने के लिए कितनी परमिट परमिट कर रहा है वो मीडियम, वो उसका कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज द थियोरी ऑफ कुलम्स लॉ। ठीक है, अब एक दो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट electric force between two charges placed at a distance of 1 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपने को यहाँ पे क्या करना है, सीधा सीधा कूलम्स लॉ लगाना है। तो अपने को पता है कि एफ ई क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको मिनिमम होने के लिए, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, Q1 Q2 को भी मिनिमम होना पड़ेगा, है ना। तो Q1 Q2 को मिनिमम होना पड़ेगा, उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। Q1 मिनिमम और Q2 मिनिमम कब होगा, मिनिमम वैल्यू चार्ज की क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर इसको अपन ऊपर इस वाले को इक्वेशन 1 मान ले, इसको अगर इसमें पुट कर दें तो एफ ई मिनिमम क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 इंटू ये हो जाएगा Q1 Q2 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1.0 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे विल यू गेट 2.304 इंटू 10⁻28 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट था बस ये, बाकी तो हलवा क्वेश्चन था। आपको सोचना था, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि बोलेंगे इसमें तो चार्ज की वैल्यू ही नहीं दी हुई है। बट मैंने अब बोला था ना आपको क्लास के स्टार्टिंग में कि अगर आप चार्ज की प्रॉपर्टी को अच्छे से नहीं समझते हो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे हिलेंगे भी नहीं, बल्कि कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर चार्ज की प्रॉपर्टी लगानी थी और ये समझना था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है बच्चे, अब देखो, let me check some good questions if it is there. ओके, देयर नॉट सो मेनी गुड क्वेश्चंस रिगार्डिंग कुलम्स लॉ, बस यही एक दो है। बाकी अपन जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली मुझे, मेरा फंडा था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दूं, तो वो मैंने दे दिया। ठीक है, तो या दिस इज ऑल अबाउट इट। ये जो नोट्स था इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ओके, सो गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, चलो, थैंक यू वेरी वेरी मच गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।